सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ओम्स लॉ, डिफाइन रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 16, 17, 18, 20 और 23 में ये आया है। अब ओम्स लॉ आपका होता है वीर। वीर क्या होता है? तो वीर वो होता है V इज इक्वल्स टू आई आर, यानी कि जो वोल्टेज है वो करंट के यानी कि I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्लस वो रेजिस्टेंस की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। और रेजिस्टेंस आपका क्या होता है? रेजिस्टेंस करंट को रोकने की क्षमता, जो कंडक्टर के पास करंट को रोकने की कैपेसिटी होती है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ओम्स लॉ आपका क्या होता है? द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसमें टेम्परेचर कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। प्लस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके रेजिस्टेंस के, ये भी लिख सकते हो। और रेजिस्टेंस जो होता है वो आपकी एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, जो रजिस्ट करती है करेंट के फ्लो को, और इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। ठीक है, एसआई यूनिट रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम। Why are alloys used for making heating element of electric devices? जो heating elements होते हैं उनमें आपका alloy का यूज़ क्यों होता है? तो alloy, इसके काफ़ी रीज़न है। फर्स्ट रीज़न ये है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, इस वजह से अलॉयज़ को यूज़ किया जाता है। सेकंड आपकी बात हो गई कि इनका जो रेजिस्टेंस होता है, जो मतलब करंट को रोकने की इनकी क्षमता होती है, वो अलॉयज़ के पास ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द कंडक्टर्स। कंडक्टर्स तो करंट को इजीली फ्लो हो जाने देते हैं, बट अलॉयज जो होते हैं वो उसको अच्छे से रजिस्ट कर पाते हैं। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इसी चैप्टर में, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, यानी कि जो हीट होती है वो रजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस वजह से जिसका जितना ज़्यादा रजिस्टेंस होगा तो उतनी ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा। इस वजह से जो अलॉयज़ होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो हीट को भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो इसलिए इनको हीटिंग एलिमेंट्स में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये आपके दे डू नॉट ऑक्सीडाइज ईजिली एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज ईजिली नहीं करते, और ये आपका ऑफर करते हैं हाई रेजिस्टेंस को, जिसकी वजह से आपकी हीट जो होती है वो ज़्यादा जनरेट होती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, वाई इज इट मेड ऑफ टिन लीड अलॉय। मतलब जो फ्यूज वायर होते हैं वो आपके अलॉय के क्यों बने होते हैं, मतलब इनमें टिन और लीड का आपका मिक्सअप होता है। अब इसमें क्या होगा, आपके इनका यूज़ क्यों होता है? क्योंकि देखो फ्यूज जो होता है वो आप उनके अंदर एक फ्यूज वायर प्रेजेंट होता है। ये कैसे वर्क करते हैं? जैसे अगर कोई ओवरलोड हो जाए, यानी कि करंट का ज़्यादा फ्लो आने लग जाए, तो उस टाइम पे इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रखा जाता है? लो रखा जाता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो क्या होगा, जब ज़्यादा करंट एकदम से फ्लो होना शुरू हो जाएगा सर्किट में, तो ये फ्यूज़ वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, और वहीं की वहीं आपका करंट क्या होगा? रुक जाएगा। इस वजह से आपका जो घर में अप्लाइंसेस लगे हुए हैं वो आपके ख़राब नहीं होंगे, तो उसको बचाने के लिए फ्यूज़ लगाया जाता है, और उसमें ऐसे अलॉय का यूज़ किया जाता है फ्यूज़ वायर में जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट हो। आंसर आप देख सकते हो, द फ्यूज़ प्रोटेक्ट द सर्किट बाय ब्रेकिंग when excessive current flows. It made of tin alloy because it has low melting point, ensuring it the melt quickly during overload. Okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन 1 किलोवाट पर आवर, हाउ इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेटेड। तो एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, E इज इक्वल्स टू एच इंटू टी, एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट इंटू टाइम। और आपका 1 किलोवाट यानी कि एक डिवाइस कितना किलोवाट आपकी एनर्जी को खर्च कर रहा है पर आवर, एक घंटे में। तो यही आप लिख के आ सकते हो, 1 किलोवाट पर आवर इज द एनर्जी कंज्यूम व्हेन अ डिवाइस ऑफ 1 किलोवाट पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। एक घंटे में कितनी पावर आपकी यूज़ की जा रही है, और एनर्जी आपका क्या होता है? P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। वाई इज अ कॉनकेव मिरर यूज्ड इन सोलर कुकर्स। सोलर कुकर्स में आपके कॉनकेव मिरर का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि कॉनकेव मिरर का यूज़ इसलिए किया जाता है, ये इस तरीके से बनाएंगे, ये क्या करते हैं, जो सनलाइट होती है उसकी जो भी आपको लाइट आती है उसको ये क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पे उसको क्या कर देते हैं? कन्वर्ट्स कर देते हैं एक पॉइंट पे, जिसकी वजह से आपकी हीट अच्छे से प्रोड्यूस होती है और आपका खाना एफिशिएंटली बन सकता है, आपकी कुकिंग अच्छे से हो सकती है। यही इसका रीज़न होता है। अ कॉनकेव मिरर फोकस सनलाइट एट अ सिंगल पॉइंट, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ हीट एंड एनेबलिंग एफिशिएंट कुकिंग। इससे क्या होगा, आप एफिशिएंसी के साथ कुकिंग कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द पावर ऑफ लेंस, राइट इट्स एसआई यूनिट।
जो लेंस की पावर होती है वो होती है आपकी पावर इज इक्वल्स टू 1/f, यानी कि फोकल लेंथ। अब ये जो पावर होती है वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल क्यों होती है, मतलब इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होती है? तो इसका रीज़न ये होता है, जैसे ये कोई लेंस है आपका, यहाँ से आपकी कोई, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से आपकी कोई लाइट की रेज आई। अब लेंस का काम क्या होता है? लाइट को बेंड करवाना, वो कितने एंगल पे कितनी जल्दी उसको बेंड करवा रहा है, ठीक है। अब ये कोई दूसरा लेंस है, ये भी लाइट को ऐसे करके बेंड करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका फोकस आ गया, यहाँ पे इसका फोकस आ गया। अभी जितने अच्छे से बेंड करवाएगा, जितनी जल्दी बेंड करवाएगा, इसकी उतनी ज़्यादा पावर होगी। तो ये लेंस ज़्यादा पावरफुल है या ये वाला लेंस ज़्यादा पावरफुल है? तो ऑब्वियसली ये वाला लेंस ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने जल्दी बेंड करवा दी और जल्दी इसने फोकस बना दिया है। बट इसकी फोकल लेंथ कम है और इसकी ज़्यादा है, यानी कि इसकी पावर ज़्यादा है और फोकल लेंथ कम है। बट इसकी आपकी पावर कम है और फोकल लेंथ आपकी ज़्यादा है, यानी कि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इसके पीछे का रीज़न होता है। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है डायप्टर। यहाँ पे आप देख सकते हो, द पावर ऑफ द लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स, और इसकी ऐसा यूनिट होती है आपकी डायप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म इन फॉर्मिंग अ रेनबो। अब आपका ग्लास प्रिज्म का रोल होता है रेनबो के फॉर्मेशन में, किस तरीके से वो रोल करता है? ऑब्वियसली डिस्पर्जन की हेल्प से वो क्या करता है, ग्लास प्रिज्म क्या करता है, जो व्हाइट लाइट होती है उसको 7 कलर्स में डिस्पर्स कर देता है, उनका डिस्पर्जन कर देता है। अब कौन से 7 कलर्स होते हैं? विब ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। और आपका रेनबो कैसे फॉर्म होता है रियल में? तो क्या होता है, आपकी जो बारिश की बूंदें होती हैं, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जब वो सन की लाइट से टकराती हैं तो वो क्या करती हैं, सारी की सारी एक ग्लास प्रिज्म की तरह ही एक्ट करना शुरू कर देती हैं और उनमें आपका डिस्पर्जन हो जाता है और रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है। अ प्रिज्म स्प्लिट वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स डिस्पर्जन इन अ रेनबो, वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज अ टिनी प्रिज्म टू डिस्पर्स सनलाइट। सनलाइट को डिस्पर्स करने के लिए वो टिनी प्रिज्म्स की तरह काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डू स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट। तो इसका सिंपल सा आंसर है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसकी वजह से आपके जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, बट आपके प्लैनेट्स नहीं कर पाते। स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन as there the light pass through varying air layers. Planet appear steady because they are closer and their light pass through larger angle, reducing refraction effects. Next question है, define the focal length and the principal focus of concave mirror. अब यहाँ पे concave mirror बना लिया, उसके बाद आपका यहाँ पे आपको प्रिंसिपल फोकस बताना है और आपको फोकल लेंथ बतानी है। जैसे कि ये आपका है फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, और ये आपका पोल, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको तो हम बोलेंगे फोकल लेंथ। अब आपका प्रिंसिपल फोकस हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे ये आपकी रेज आई, ठीक है, और ये एक पॉइंट पे आपकी क्या कर गई, कन्वर्स कर गई, तो जिस पॉइंट पे ये कन्वर्स करी उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर पोल एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, तो ये आपका होता है फोकल लेंथ। और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? पॉइंट वेयर द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वो कन्वर्स जिस पॉइंट पे करती हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डज द सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे आपका जो सन होता है, आसपास का जो वातावरण होता है वो आपका रेड आपको क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की वजह से, क्योंकि आपका जो विब ग्योर जो होता है इसमें आपका जैसे ब्लू लाइट और रेड लाइट को हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं। अब आपको ब्लू क्यों नहीं दिखाई देता? अब उस टाइम पे क्या होता है, जो आपकी सनलाइट होती है वो आपका एक लॉन्ग पाथ डिसाइड करती है, तो उस टाइम पे जैसे ही वो आपकी आंखों में जैसे पड़ रही होती है, तो जब ब्लू लाइट भी ट्रेवल कर रही होती है उस टाइम पर रेड लाइट भी ट्रेवल करती है, सारी की सारी लाइट ट्रेवल कर रही होती है। ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होने की वजह से वो आसपास क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है इन्वायरमेंट में, ठीक है। बट आपकी रेड लाइट आखिरी तक रेस जीत जाती है और आपकी आंखों में पड़ने लगती है। इस वजह से आसपास सारा हमको उस टाइम पे क्या दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू लाइट बीच में ही स्प्लिट हो जाती है और उस रेस को हार जाती है। आंसर देखें तो, एट सनराइज एंड सनसेट सनलाइट ट्रेवल अ लॉन्ग पाथ थ्रू द एटमॉस्फेयर
शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू स्कैटर अवे एंड लिविंग रेड लाइट। रेड लाइट आपकी बचती है लास्ट तक। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टेट देयर टू प्रॉपर्टीज। आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करना है। जैसे ये कोई मैग्नेट है, यहाँ से आपका एक है साउथ पोल, एक है नॉर्थ पोल, ठीक है। अब आपकी यहाँ पे जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ आपकी जितना दायरा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है, इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये कैसे प्रोड्यूस हुई, आप इनको देख भी सकते हो। जैसे अगर आप एक मैग्नेट रख दो और उसके आसपास आप आयरन की फिलिंग्स डाल दो, तो जिस जिस डायरेक्शन में वो आपकी ऐसे जो एंगल वो आपका बना लेंगी, जहाँ तक वो आपकी बिखर जाएंगी, एक पूरा वो शेप फॉर्म कर लेंगी। तो जितना वो शेप फॉर्म कर लें, मतलब वहाँ वहाँ आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने अपना दायरा फैला रखा है। इससे आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। इनकी दो प्रॉपर्टीज बतानी है। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कि ये क्लोज लूप फॉर्म कर लेती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। मैग्नेट के आसपास ये एक इमेजिनरी लाइंस को फॉर्म कर लेती हैं, वो होती हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसकी आपकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये कभी आपकी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और ये आपका एक क्लोज लूप फॉर्म कर लेती हैं, जो कि कंटिन्यूस होता है, कभी भी बीच में रुकता नहीं है, अनकंटिन्यूस नहीं होता है। वाई डज द स्काई अपियर ब्लू। अब वही वाली चीज़ आ गई, वेवलेंथ, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कैसी होती है, कम होती है, और कम होने की वजह से चारों तरफ क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है और फैल जाता है और हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। स्काई अपियर ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। ब्लू लाइट हैविंग अ शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर्ड मोर। ये ज़्यादा स्कैटर हो जाता है। वॉट इज शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग आपका क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग वो है जब आपका लाइव वायर और आपका न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका एक्सेसिव करंट का फ्लो हो जाता है, तो आपका शॉर्ट सर्किटिंग उसे बोला जाता है। शॉर्ट सर्किटिंग अकर व्हेन द लाइव वायर्स कम्स इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल वायर कॉज एक्सेसिव करंट फ्लो एंड स्पार्किंग इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो इसको आपका क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग, जब आपका लाइव वायर जो होता है वो न्यूट्रल वायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर एलईडी लाइट्स कंसिडर्ड एनर्जी एफिशिएंट। अब इनको एलईडी लाइट्स के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, इनको क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि देखो ये जो हीट प्रोड्यूस करती हैं वो कम करती है, और जो एनर्जी होती है उसको ये कम कंज्यूम करती है, कम खर्च करती है। तो देखो एनर्जी कम खर्च हो रही है, हीट आपकी कम प्रोड्यूस हो रही है, प्लस ये आपकी ग्लो भी अच्छा कर रही है, एकदम बढ़िया ग्लो करती हैं, इस वजह से इनको यूज़ किया जाता है। तो ऐसे लिख के आ सकते हो, एलईडीज कंज्यूम लेस एनर्जी, प्रोड्यूस लेस हीट एंड हैव हायर ल्यूमिनस एफिशिएंसी देन ट्रेडिशनल बल्ब। ट्रेडिशनल बल्ब के अकॉर्डिंग, मतलब उनके कंपैरिजन में ये अच्छा काम करती हैं। अब बात करते हैं हम, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का इसमें लेफ्ट हैंड रूल की इम्पोर्टेंस को समझाना है। अब देखो इसमें आपका 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो जो आपका थंब होता है, ठीक है, थंब, सबसे पहले आपके फादर, ये आपके फादर, 4 फिंगर है आपकी मदर, और ये जो मिडिल फिंगर है वो है आप, यानी कि इनके चाइल्ड। F फॉर फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड C फॉर आपका करंट। इस तरीके से आप इसको डिफाइन करके आ सकते हैं। इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये सारे के सारे आपके आ गए। इसमें आपका क्या करता है, आपका फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है, और करंट की डायरेक्शन को भी अच्छे से डिफाइन कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये वाला पार्ट अपना हटा लीजिए, ये पिछला वाला क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी हो गया है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग अप्लायंसेज इन पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में आपके अप्लायंसेज को लगाने का एडवांटेज बताना है। अब आपका पहला एडवांटेज तो ये हो सकता है कि जितने भी आपके यहाँ पे अप्लायंसेज लगे हुए होंगे उनको सेम आपका वोल्टेज मिल पाएगा, ठीक है। और सेकंड आपका ये फ़ायदा है कि अगर कोई एक अप्लायंसेस ख़राब हो गया है, कोई एक अप्लायंस ख़राब हो गया है, तो बाकी के सारे अपने आराम से वर्क करते रहेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 2 फायदे आपके यहाँ पे आप लिख के आ सकते हो। ईच अप्लायंस गेट द सेम वोल्टेज एंड इफ़ वन अप्लायंस फेल अदर कंटिन्यू टू वर्क। बाकी के अपने काम करते रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाई डज इट अकर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और ये क्यों होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपका होता है, जैसे ये कोई मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ठीक है, ये लाइटर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो जैसे अब लाइट आपकी यहाँ से आई, तो ये जैसे दूसरे मीडियम में जाएगी तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, लाइट की क्या हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये इधर डेंसर मीडियम में बेंड कर जाएगी, और इस बेंड करने वाली क्षमता को आपका बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इट अकर ड्यू टू द चेंज इन लाइट्स स्पीड। इसकी स्पीड चेंज हो जाने की वजह से वो क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। Why does the magnetic compass needle deflect near a current carrying conductor? current carrying conductor, जैसे यहाँ पे कोई करंट कैरिंग वायर है या कंडक्टर है, तो इसके पास अगर कोई मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है तो उसकी जो नीडल होती है वो उस टाइम पे डिफ्लेक्ट करना क्यों शुरू कर देती है। तो वो इस वजह से करती है क्योंकि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपने आसपास क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपका वो जो नीडल है वो आपकी डिफ्लेक्ट कर रही है। A current carrying conductor produce a magnetic field causing the compass needle to align with it। इस वजह से ये सब हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के स्नेल्स लॉ को आपको क्या करना है, स्टेट करना है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये कांस्टेंट होता है। यहाँ पे आई आपका होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर आपका होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ से आप इसको देख सकते हो, स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, वेयर आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से फॉर्म होने वाली इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। फर्स्ट आपका बताएं तो वर्चुअल इमेज बनेगी प्लस आपकी इरेक्ट इमेज बनेगी, यानी कि सीधी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और आपकी जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही आपका इमेज का साइज होगा, तो आपकी सेम साइज की इमेज बनेगी। और आपका इसमें बोल सकते हैं आपकी लेटरली इन्वर्ट बनेगी। अब बच्चों को लगता है इन्वर्टेड इमेज बनेगी, इन्वर्टेड नहीं बन रही है, यहाँ पे लेटरली इन्वर्टेड बन रही है, यानी कि आप शीशे के आगे खड़े होते हो तो आपका लेफ्ट हैंड आपको राइट दिखाई देता है और राइट हैंड आपको लेफ्ट दिखाई देता है, मतलब आप लिटरली इन्वर्ट एक दूसरे को दिखाई दे रहे हो। The image is virtual and erect. Image is the same size as the object and the image is laterally inverted. तो यहाँ पे ये आपके प्लेन मिरर से होने वाली इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गए और आपके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। थैंक यू।